हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने डिस्कवरी देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक वेव एक मैग्नेटिक वेव। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है ऑसिलेशन करती हैं और इनका प्रोपोगेशन इन ऑसिलेशन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यानी अदर एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिकल वेव का ऑसिलेशन हो रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेव का वो हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। तो प्रोपोगेशन इनका जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारी लाइफ में कितना महत्व है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती तो आज हमारी लाइफ कैसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो डिस्कवरी हुई हैं, वो डिस्कवरी नहीं होती तो क्या होता। जो जितने भी फ्रिक्वेंसी हमें दिखाई देती हैं, जितनी भी वेव्स हैं जो काम करती हैं, जैसे आज के समय में अगर हम देखा जाए तो हम रेडियो सुनते हैं। ठीक है, रेडियो में एफएम और जितने भी बैंड्स होते हैं वो भी सारे इससे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही हम तक पहुंचते हैं। जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स में जो वेव्स हैं वो भी हम तक जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही पहुंचती हैं। ठीक, और अगर ये देखा जाए कि घर में जो अप्लायंसेज यूज होते हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह, तो वो भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही मिलके बनते हैं। और जो हम देखते हैं कि सीटी स्कैन वगैरह जो होते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं, वो भी सारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। ठीक, तो अगर आप जो है इमेजिन करिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं पता होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद जो जितनी डिस्कवरी हुई है वो डिस्कवरी नहीं होती, तो आज हमारी जो जनजीवन है वो किस तरह से होता आप सोच सकते हैं। चलिए खैर, हम अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो इन वैक्यूम c के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ के बराबर होती है। ठीक, तो c = μ0 और ε0। ठीक, और अगर ये हम किसी मीडियम में ले लें तो v = होगी 1/μ और ε0। ε0 नहीं, ε0 तो इसके लिए है। ठीक, तो ये c/v होगी μ/μ0 ε/ε0। ठीक, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम थीटा = ये रिलेटिव इसकी और इसकी ये रिलेटिव क्या है, म्यू इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक वो है परमिटिविटी। ठीक, और ये उसकी म्यू क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ठीक है, हमने वेलोसिटी देखी।
अब हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी दोनों वेव्स की मिला के होती है, ठीक है। जैसे अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ E प्लस डेंसिटी ऑफ V। ठीक, दोनों दो वेव होती हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिकल वेव होती और एक मैग्नेटिक वेव होती, तो इसको M लिख लें। दोनों की जो डेंसिटी मिलके इसकी डेंसिटी होगी, ठीक। तो E इसकी ये होती है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ठीक। और इसकी होती है V स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक। अब इसको हम एक्चुअली क्या है, ये ERMS ले लेंगे। E जो है ERMS है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस VRMS 2 अपॉन म्यू नॉट, ठीक। तो यहां से ERMS इज इक्वल टू होता है C इंटू VRMS, ठीक। अब इसको हम एक ही टर्म में निकालेंगे, या तो ERMS के टर्म में या VRMS के टर्म में। E स्क्वायर RMS एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस ये हम इधर रखेंगे VRMS की वैल्यू, तो ये आएगी ERMS अपॉन 2, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर RMS अपॉन 2 की जगह 4 इंटू 2 म्यू नॉट, ठीक। इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर RMS अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पर एक चीज और है, ये CV था ऊपर, ये VRMS की वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 2C आ रहा था, C, तो इधर पे आएगा C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू थी ना VRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन 2C, क्योंकि VRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन 2C अपॉन C है, सॉरी 2 नहीं है, ERMS अपॉन C है। तो यहाँ ये गलती हो गई, ये 2 तो ऑलरेडी था, ये 4 नहीं रहेगा, ठीक। ERMS इज इक्वल टू C इंटू VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन C, ठीक। तो यहाँ VRMS की वैल्यू रखेंगे अपन, तो ERMS अपॉन C, ERMS का अपॉन C का स्क्वायर, और 2 म्यू नॉट ऑलरेडी है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम C की वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से C स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम,
टू म्यू नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू जब सी इधर है तो 1 होगा, तो यहाँ ऊपर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया। ठीक है, तो अब ये हाफ और ये हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हाफ और ये हाफ जुड़ के हो जाएगा 1, यानी ई स्क्वायर RMS एप्सिलॉन नॉट बस। ठीक है, 1/2 जुड़ के ये आ गया, ये आ गया। इसको ही हम इस टर्म में भी निकाल सकते हैं, इसको इस टर्म में भी निकाल सकते हैं। इस टर्म में कैसे आएगा, जो हमने इस यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी थी, इसको चेंज करने के लिए इसको हमने ERMS में चेंज किया था, BRMS को। इसी तरह से इस ERMS को हम इस BRMS के फॉर्म भी चेंज कर सकते थे, तो इससे वैल्यू फिर इसकी दूसरी आ जाएगी। ठीक, आप लोग निकाल लेंगे कि निकाल के बताऊं? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम BRMS की जगह BRMS रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, BRMS इंटू सी, तो इधर सी स्क्वायर हो जाएगा और BRMS हो जाएगा। ठीक, और इधर पर फिर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, इधर पे वही रहेगा, तो उससे उसकी वैल्यू भी आ जाएगी उस टर्म में, यानी BRMS के टर्म में। तो ये इसकी डेंसिटी निकल आई। ठीक, अब हम इसका प्रेशर निकालेंगे इसकी वजह से, प्रेशर। ठीक, तो E= क्या होता है इसकी एनर्जी, mc²। ठीक, तो ये क्या होगा, mc इंटू सी। mc क्या है, मोमेंटम, इंटू सी। ठीक, तो ये हम रख देंगे इसको एनर्जी के बराबर, U के बराबर। तो P= क्या हो जाएगा, U/C। ठीक, तो मोमेंटम इक्वल क्या होता है, F इंटू डेल्टा T mv होता कि नहीं होता, मतलब मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम। इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, मोमेंटम की जगह फोर्स इंटू टाइम U C। ठीक, F क्या होगा, U/C इंटू T। ठीक, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता, प्रेशर क्या होता, फोर्स अपॉन एरिया होता ना। तो प्रेशर के लिए क्या निकालेंगे अपन, फोर्स आ ही गया, प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा U/AC T। ठीक, तो ये जो हो गया हमारा, ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। ठीक, तो इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक, तो पावर किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर। वर्क डन अपॉन टाइम पावर होता ना, तो ये P वर्क डन अपॉन टाइम पावर होता, तो E/T के बराबर हो जाएगा पावर, और ये है एरिया। ठीक, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम।
ठीक। तो ये एनर्जी जो होगी वो एक फोटोन के लिए, अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो एक फोटोन के लिए क्या होती है, hc/λ होती। ये क्या होती है, एक फोटोन के लिए hc/λ होती है। तो n फोटोन के लिए क्या होगा, nhc/λ होगी। तो यह हो जाएगा nhc/AT λ, ये आई की वैल्यू होगी। और अगर इसकी जगह ये रखेंगे, HF रखेंगे, तो इसकी बराबर हो जाएगी, क्योंकि hc/λ होता है या HF होता, तो ये हो जाएगी NHF/AT। ठीक। और एक चीज और होती है, एक चीज और क्या होती है, एक चीज और होती है, इंटेंसिटी होती है, डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती। तो हमने डेंसिटी कितनी पढ़ी थी, E/RMS² इंटू ε0 और C। तो ये भी होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स आती हैं ये हमें देखना है। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उससे स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे ऊपर आती हैं रेडियो वेव्स। फिर आती माइक्रोवेव्स, ठीक। फिर आती हैं इंफ्रारेड, ठीक। फिर आती विजिबल लाइट, फिर आती अल्ट्रावायलेट, फिर आती एक्सरेस, फिर आती गामा रेज। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमने ये वेव्स का जो देखा था, अब इनकी हम वेवलेंथ देखते हैं। ठीक। वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी जो है मोर देन 0.1 मीटर होती है, मोर देन 0.1 मीटर। ठीक है। माइक्रोवेव्स की होती है 0.1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक। ठीक। इंफ्रारेड की होती है 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। ठीक। विजिबल लाइट की होती है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। और अल्ट्रावायलेट की होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक। ठीक। और एक्सरे की होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻³ नैनोमीटर तक। और इसकी होती है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक। तो ये उसकी हो गई वेवलेंथ सब। अब क्या देखा हमने, वेवलेंथ नीचे जाने पे, वेवलेंथ नीचे जाने पे क्या हो रही है,
घट रही है, वेवलेंथ नीचे जाने पर क्या हो रही, नीचे जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही, घट रही है। तो एनर्जी ऊपर जाने पर तो क्या होगा, यहाँ इसकी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो माने वेवलेंथ का क्रम क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ नीचे जाने पर, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी नीचे जाने पर, इंक्रीज होगी। ठीक, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज की। इसलिए गामा रेज सबसे ज्यादा किसी को भेद सकते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, इसकी भेदन क्षमता जो होती है, पियर्सिंग पावर सबसे ज्यादा होती है गामा रेज की। उसके बाद एक्सरे होती, इसलिए एक्सरे जो होता है, काय में यूज करते हैं हम लोग एक्सरे को। एक्सरे क्या होती है, किसी भी खदानों वगैरह में, किसी माइंस में देखने के लिए अंदर, ठीक, या उसको बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, हड्डी देखने के लिए, या बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए सीटी स्कैन वगैरह में एक्सरे में यूज होती। तो इसलिए होती कि ये अंदर के हमारे जो टिश्यू हैं उनको पार करके हड्डी तक पहुंच जाती हैं। तो ठीक, और किसी अगर धरती के अंदर कोई चीज़ छुपी है उसको देखना है तो वही मेटल वगैरह की खोज में एक्सरेज का यूज होता। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता, अल्ट्रावायलेट रेज सन में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर को अल्ट्रावायलेट रेज पार नहीं कर पाती हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज हानिकारक होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, अगर हमारी त्वचा पर पहुंच जाए तो त्वचा को टैनिंग कर देंगी। यानी टैनिंग मतलब त्वचा, एक टैनिंग वर्ड होता है जो लेदर को टैनिंग करने में यूज किया जाता है, लेदर उद्योग में काम वर्ड यूज होता है। टैनिंग मतलब उसको जला देंगे एक तरह से। तो अल्ट्रावायलेट रेज, और प्यूरिफिकेशन में भी अल्ट्रावायलेट रेज का काम होता है। जैसे आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि जो आरओ आता है वो UV+ आरओ आता है, तो मतलब उसमें UV लाइट लगी रहती है जो कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करती है। ठीक, और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो और कई चीज़ों में भी यूज होती हैं। ठीक, जैसे किसी को अल्ट्रावायलेट थेरेपी देने में, ठीक है, मतलब किसी को बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं अगर, तो उसको किल करना है तो उससे अल्ट्रावायलेट रेज से करेंगे। विजिबल लाइट जो है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है। और विजिबल लाइट क्या होता है, जैसे हमने देखा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब रेड से जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो तो वो इंफ्रारेड। तो यानी मतलब अगर हम यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो ये विवगोर ऐसे शुरू होगा, VIVGYOR। ठीक, मतलब वॉयलेट के नीचे क्या आएगा, इसमें क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। यानी रेड की वेवलेंथ कितनी होगी, रेड की वेवलेंथ कितनी होगी, 700 नैनोमीटर होगी, और वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होगी, 400 नैनोमीटर होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और उसके बाद फिर रेड के ऊपर जिसकी वेवलेंथ होगी वो वाली वेव्स क्या कहलाएंगी, इंफ्रारेड। और जो वायलेट के नीचे जो वेव्स आएंगी वो क्या कहलाएंगी, अल्ट्रावायलेट कहलाएंगी। तो इसमें विजिबल में क्या आता है, सारे तरह के कलर आ जाते हैं, विवगोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो उसके बाद फिर आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड थर्मामीटर आजकल बहुत सुन रहे होंगे आप लोग कोरोना के चलते हुए। ठीक, इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या करता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड एक ऐसी वेव्स है जो दूर से हीट को मेजर कर लेती हैं। मतलब इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या करता, इंफ्रारेड थर्मामीटर ये करता कि बिना किसी को टच किए वो हीट की सेंसिटिविटी को इंफ्रारेड के थ्रू कैच करके और आपको उसकी रीडिंग बता देता। इंफ्रारेड और काय में यूज होता है, जितने भी रिमोट्स होते हैं वो इंफ्रारेड इंफ्रारेड पर ही चलते। जैसे हम जो टीवी का रिमोट है, AC का रिमोट है,
और जितने भी रिमोट हैं उनसे कौन सी वेव्स निकलती, इंफ्रारेड वेव्स की निकलती हैं, जो कि वो इंफ्रा फ्रिक्वेंसी को जा करके उसको कंट्रोल करती हैं, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट को हमें चलाना है उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये इंफ्रारेड हो गया। आप लोग इनकी डिटेल यूजेस और डिटेल प्रॉपर्टीज आप बुक में एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मैं इसका एक समराइजेशन आपको बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। डिटेल आपको सारी बुक्स में दी हुई हैं, जो आपकी बुक्स हैं खासतौर से एनसीईआरटी उसमें सब दी हुई हैं। माइक्रोवेव्स क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन आप लोगों ने सुना होगा, हर घर में लगभग है। तो माइक्रोवेव क्या होती हैं, माइक्रोवेव ओवन में हम लोग हीट प्रोड्यूस, मतलब माइक्रोवेव से हम लोग किसी भी चीज़ को, जो माइक्रोवेव होती हैं वो किसी भी जो फूड मटेरियल है उसके अंदर एंटर करके उसको पकाने का काम करती हैं। तो माइक्रोवेव ओवन हो गया। रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव में क्या क्या होती, जो हमारा टीवी हो गया, हमारे रेडियो हो गया, जो हमारी सारी फ्रिक्वेंसी हो गई, एफएम वगैरह, एमडब्ल्यू वगैरह, मीडियम वेव और एफएम और शॉर्ट वेव्स, ठीक, ये सारी फ्रिक्वेंसी ये रेडियो वेव्स के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, ठीक। तो ये हमने शॉर्ट में सारा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मेनली याद रखने की चीज़ ये है कि सबसे बड़ी वेव होंगी रेडियो वेव और सबसे छोटी होंगी गामा वेव, गामा रेज। तो बड़ी माने जिसका वेवलेंथ बड़ा वो बड़ी, जिसकी वेवलेंथ छोटी वो छोटी। तो सबसे बड़ी किसकी, बड़ी कौन सी हुई, रेडियो वेव हुई। लेकिन ये बड़ी जरूर है वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से, लेकिन इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, गामा रेज की है, ठीक। उसके बाद फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल की, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की। तो ये चैप्टर हमने आपका पूरा कर दिया। अब इसके न्यूमेरिकल, इसके प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके जो यूजेस हैं वो पढ़ लीजिए डिटेल में बुक से एनसीईआरटी, ठीक।